हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 8 दैट इज स्टेट आफ्टर द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर, मौर्य शासन के बाद कौन से राज्य या कौन से स्टेट्स उभरी थी या एग्जिस्टेंस में आई थी या स्टेट्स किस तरीके से थी। मौर्य एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था। इंडिया में मौर्य एम्पायर का राज था चंद्रगुप्त मौर्य। देन हमने पढ़ा था, है ना। देन हमने देखा था कि कैसे अलेक्जेंडर ने इन्वेंशन किया था और कैसे उसी के ही सोल्जर ने, लाइक उन्हीं के आर्मी ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था और उसे वापस जाने को मजबूर किया था। अब हम देखते हैं लेसन 8 दैट इज स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर। India from 4th to 6th century CE. This is the modern city of Gupta Empire. Delhi, Kanauj, Prayag, Kashi, Vaishali, Patliputra, Champa, Bodh Gaya, Tamrapiti, सांची, उज्जैनी, भरूच, वल्लभी, सोपरा, ये क्या है, ये सारे पुरुषपुर, ये सारे मॉडर्न सिटी है गुप्ता एम्पायर की। नाउ लेट्स सी, हमें पढ़ना है शुगर डायनेस्टी, इंडो ग्रीक किंग, कुशान किंग, द गुप्ता डायनेस्टी, द वर्धन डायनेस्टी, पावर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो हमें शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, शुंग वर्ग वंश के बारे में पढ़ना है कि कैसे वो डायनेस्टी उभरी थी। फिर हमें इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में पढ़ना है, कुशाना किंग्स के बारे में पढ़ना है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, और लास्टली हमें देखना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पावर किस तरीके से थी। तो सबसे फर्स्ट हमें पढ़ना है शुंग डायनेस्टी। आफ्टर एम्पेरर अशोका मौर्य पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। जब अशोका की और मौर्य की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, उसके बाद द लास्ट मौर्य एम्पायर वॉज कॉल्ड बृहद्रथा। अब लास्ट जो मौर्य एम्पायर था, जो सबसे आखिरी में जो मौर्य एम्पायर था, शासक था, वो कौन था? बृहद्रथ। द मौर्य जनरल पुष्यमित्र शुंग रिवोल्टेड अगेंस्ट बृहद्रथा, killed him and became the king himself. अब जो मौर्य जनरल थे, मतलब मौर्य के एम्पायर में जो जनरल थे, किसके शासनकाल में, किसके रेज में? बृहद्रथ के। कौन जनरल थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ के खिलाफ या अपोज में बगावत की और उन्हें मार डाला, और खुद ही में उन्होंने खुद को किंग के तौर पर सबको बोला कि अब इस राज्य का, इस जो एम्पायर है उसका किंग मैं हूँ। सो जब एम्पायर अशोका और मौर्य एम्पायर की पावर डिक्रीज होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, उसके बाद जो आखिरी मौर्य एम्पायर, आखिरी मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसी के काल में उसके जो जनरल थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बगावत की बृहद्रथ के अगेंस्ट और उन्होंने बृहद्रथ को मार डाला और किंग बन गए। नाउ अब देखते हैं इंडो ग्रीक किंग्स। अब हम देखते हैं इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल स्मॉल किंगडम रूल्ड बाय ग्रीक किंग्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ वेस्ट साइड में बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स रूल किए गए थे ग्रीक किंग्स के द्वारा, ग्रीक राजाओं के द्वारा। दोज किंग्स आर नोन एज इंडो ग्रीक किंग्स, और ऐसे किंग्स को हम बोलते हैं इंडो ग्रीक किंग्स। इंडो ग्रीक किंग्स मतलब ऐसे किंग्स जो ग्रीक से आए हैं और वो रूल कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, उसे हम बोलते हैं इंडो ग्रीक किंग। In the history of the coin of ancient India, the coin of these kings are very important. अब एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत की हिस्ट्री में जो कॉइन है, जो मुद्राएं हैं, उनका महत्व तो है ही, बट
ये जो ग्रीक किंग्स है, इंडो ग्रीक किंग्स है, इनके कॉइन्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कॉइन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। They had a tradition of putting the picture on the king on one side and that of deity of other side. अब ऐसी परंपरा थी, जब भी वो कॉइन मिंट करेंगे या जब भी वो कॉइन बनाएंगे तो कॉइन के एक साइड में किंग, उनके राजा की फोटो होगी और एक साइड में उनके भगवान की। दिस ट्रेडिशन लेटर टूक रूट इन इंडिया, और ये ट्रेडिशन बाद में इंडिया में भी आया था। वन ऑफ द फेमस इंडो ग्रीक किंग वॉज मेनांडर। अब एक बहुत ज़्यादा फेमस किंग जो थे इंडो ग्रीक किंग, वो थे मेनांडर। हु डिस्कस बुद्धिस्ट फिलोसॉफी विद बुद्धिस्ट भिक्खु नागसेना, जिसने डिस्कस किया था बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को बुद्धिस्ट भिक्खु के साथ नागसेना, जिनका नाम क्या था? नागसेना। मेनंदर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज मिलिंद। मेनंदर को ही लोग मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। The question that he discussed with Bhikkhu Nagasena led to the creation of the book Milinda Panha. अब जो क्वेश्चन नागसेना जो बुद्धिस्ट थे उनसे डिस्कस किया था मिलिंद या मेनंदर ने, तो वो क्वेश्चन के थ्रू एक रचना हुई, एक पुस्तक, एक बुक की रचना हुई, जिस बुक को कहते हैं मिलिंद पन्हा। मिलिंद मतलब मेनंदर या मिलिंद जो कि किंग था, और पन्हा का मतलब होता है क्वेश्चन, प्रश्न, पाली लैंग्वेज में। सो मिलिंद के प्रश्न, इस तरीके से अगर हम देख सकते हैं। सो मिलिंद पन्हा का बुक क्रिएशन कैसे हुआ? ये है कन्वर्सेशन, डिस्कशन बिटवीन भिक्खु नागसेना एंड मिलिंद। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कुशाना किंग। सी, ये जो किंग, ये जो मैंने कॉइन्स बताई थी, एक साइड में डीटीज, एक साइड में गॉड रहेगी और एक साइड में किंग रहेंगे। कुशाना किंग। इंडिया वॉज इन्वेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेवरल ट्राइब्स। बहुत सारे जनजातियों ने इंडिया पर आक्रमण किया और राज्य किया। द कुशाना वर वन सच ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और कुशाना जो है वो एक ऐसी ट्राइब है, एक ऐसी जनजाति है जिसने सेंट्रल एशिया से आती है और उसने इंडिया में राज किया था। दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब कुशाना ने कहाँ पर अपना रूल एस्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था? उन्होंने अपना रूल स्थापित किया था, अपना राज्य स्थापित किया था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और कश्मीर में। इन द फर्स्ट सेंचुरी सी, फर्स्ट सेंचुरी में कुशानाज ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में और कश्मीर रीजन में अपना राज्य स्थापित किया था। द कुशाना किंग वर द फर्स्ट टू स्टार्ट माइनिंग ऑफ गोल्ड कॉइन इन इंडिया। अब कुशाना किंग ही ऐसे किंग थे जिन्होंने सबसे पहले मिंट, गोल्ड कॉइन्स को मिंट किया था, मतलब कॉइन्स जो थे, जो सिक्के जो थे वो सोने के बनाए थे। They started the custom of putting the images of Gautam Buddha and different Indian deities on the coin. उन्होंने स्टार्ट किया थी ऐसी प्रथा जिसमें जो कॉइन है उसमें गौतम बुद्ध की पिक्चर लगेगी, गौतम बुद्ध की इमेजेस आएगी और अलग अलग डिफरेंट डिटीज की इमेजेस रहेगी। द कुशान किंग कनिष्का एक्सटेंडेड देयर एम्पायर। अब जो कुशान किंग थे कनिष्क, उन्होंने अपने एम्पायर को, अपने राज्य को फैलाया था। एम्पेरर कनिष्क। अब हम देखते हैं कुशाना किंग के बारे में, दैट इज एम्पेरर कनिष्क। कनिष्क एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू वाराणसी इन द ईस्ट। अब कनिष्क एम्पायर जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था? काबुल वेस्ट में, वहां से लेके ईस्ट तक, दैट इज वाराणसी। गोल्ड एंड कॉपर कॉइन मिंटेड बाय हिम हैव बीन फाउंडेड इन नॉर्थ इंडिया। अब ऐसे गोल्ड और कॉपर कॉइन जो इनके द्वारा बनाए गए थे या मिंट किए गए थे, है ना, इनके द्वारा बनाए गए थे या मिंट किए गए थे, वो कॉपर कॉइन हमें मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग हिज रेंज। अब जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके राज्य में, किसके शासनकाल में हुई थी? एम्पेरर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी?
कश्मीर में हुई थी। He established the city of Kanishkapur in Kashmir, और इन्होंने ही एक सिटी एस्टेब्लिश की थी कनिष्कपुर कश्मीर में। It is believed that the village of Kamapur near Srinagar today could be Kanishkpur. ऐसा माना जाता है कि अभी जो श्रीनगर में विलेज है कामपुर, वो पहले का कनिष्कपुर हुआ करता था। The well-known poet अश्वघोष lived during the reign of Kanishk. अब एक वेल नोन पोएट थे, एक वेल नोन कवि थे जो कि कनिष्क के शासनकाल में रहा करते थे। उनका नाम था अश्वघोष। उसका नाम क्या था? अश्वघोष। He wrote text बुद्धचरित एंड वज्रसूची। अब अश्वघोष ने टेक्स्ट लिखा था बुद्ध चरित्र और वज्रसूची। द फेमस वैद्य चराका वॉज ऑल्सो इन कनिष्क कोर्ट। अब जो फेमस वैद्य थे चराक, वो भी कनिष्क के कोर्ट में थे। सी, ये कनिष्क के साइड के गोल्ड कॉइन, एक साइड में डीटीज है और एक साइड में बुद्ध, एक साइड में बुद्ध है और एक साइड में डीटीज है। ना थोड़ा सा हम देखते हैं कनिष्क के गोल्ड कॉइन के बारे में। इट वॉज मिंटेड बाय एम्पेरर कनिष्क। ये किसके द्वारा बनाया गया था? एम्पेरर कनिष्क के द्वारा। इट हैज द वर्ड शाओ नानो शाओ कनिष्की को शानो। इसमें क्या वर्ड था? शाओ नानो शाओ कनिष्की को शानो, एक साइड में, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग, राजाओं के राजा, एम्पेरर कनिष्क कुशाना, राजाओं के राजा, सम्राट कनिष्क कुशाना। On the other side there is an image of गौतम बुद्ध, और दूसरी साइड में इमेज थी गौतम बुद्धा की, and the word बौद्धो, और वर्ड क्या था? बौद्धो, जिसका मीनिंग होता है बुद्ध। रिटन इन द ग्रीक स्क्रिप्ट, और ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया था? ग्रीक स्क्रिप्ट में। सो ये था कुशाना किंग और कनिष्क एम्पायर। अब हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी। The end of 3rd century CE saw the rise of Gupta dynasty in North India. अब एंड में 3rd century CE के एंड में गुप्ता डायनेस्टी का उगम होता है, गुप्ता डायनेस्टी का राइज होता है नॉर्थ इंडिया में। द गुप्ता रिमेन इन पावर फॉर 3 centuries, और गुप्ता 3 centuries तक पावर में होते हैं। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकेंड वर द नोटेबल किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड जो है वो प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण राजा है गुप्ता डायनेस्टी के। हम देखते हैं पहले समुद्रगुप्त के बारे में, फिर देखेंगे चंद्रगुप्ता सेकेंड के बारे में। सो The expansion of Gupta Empire began during the reign of Chandragupta first. अब जो विस्तार है गुप्ता एम्पायर का, गुप्ता साम्राज्य का जो विस्तार है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्य में हुआ था, शासनकाल में हुआ था। His son Samudragupta defeated the small neighboring kingdom and extended the empire further. और चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे थे, कौन? समुद्रगुप्ता, उन्होंने डिफीट किया था अपने नेबरिंग, अपने आस पड़ोस के छोटे छोटे किंगडम्स को, और अपने एम्पायर को विस्तारित किया था। इन हिज टाइम द गुप्ता एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम असम अप टू द पंजाब। सो इनके टाइम में पंजाब से असम तक गुप्ता एम्पायर स्प्रेड हुआ था, फैल चुका था। ही हैड ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड द ईस्टर्न कोस्टल रीजन अप टू काची इन तमिलनाडु। इन्होंने वे ईस्टर्न कोस्टल रीजन भी जीता था, जो कि था कांची, जो कि था तमिलनाडु में। कांची तमिलनाडु, उन्होंने ईस्टर्न कोस्टल रीजन भी जीत लिया था। ड्यू टू दीज विक्ट्रीज हिज पावर केम टू रिकॉग्नाइज एवरीवेयर। और इस विक्ट्री के बाद, इस जीत के बाद हर जगह इनकी पावर को रिकॉग्निशन मिलने लगी, सब लोग इन्हें जानने लगे। एज अ रिजल्ट king on the northwestern frontier as well as those in Sri Lanka made treaties of friendship with him. इस वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के जो किंग है और जो श्रीलंका के जो किंग है, उन्होंने
इनके साथ समुद्रगुप्त के साथ एक ट्रीटी रखी, फ्रेंडशिप की, मतलब आधिकारिक समझौता किया कि हमारे बीच आपसी संबंध मित्रता के रहेंगे और हम कभी भी एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, ताकि श्रीलंका और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर सेफ रहे और उन पे समुद्रगुप्त का आक्रमण ना हो और उनका क्या ना हो, उनका एम्पायर इस साइड फैले ना। A pillar inscription at Prayag describes Samudragupta's conquests and victories. अब एक पिलर है जो इंस्क्रिप्टेड है, मतलब एक पिलर है जिसमें लिखा हुआ है, कहाँ पे, प्रयाग में। वो क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है, वो बताता है कि कैसे समुद्रगुप्त ने जो चीजें थी, जो एरिया था वो जीता था, कैसे समुद्रगुप्त ने रीजन्स पर जीत प्राप्त की थी और कैसे उनकी विक्ट्रीज हुई थी। दिस इंस्क्रिप्शन इज नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। इस इंस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, एंड ऑल्सो एज इलाहाबाद प्रशस्ति, और उसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। He was an expert veena player. He minted coin which has a variety of images engraved on them. अब समुद्रगुप्त एक बहुत बढ़िया वीणा प्लेयर थे, बहुत एक्सपर्ट, बहुत उत्कृष्ट वीणा प्लेयर थे। वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। समुद्रगुप्त ने मिंट किया था, समुद्रगुप्त ने कॉइन बनाया था अलग अलग वेराइटीज की, जिसमें अलग अलग वेराइटी के इमेजेस नकाशे किए गए थे, अलग अलग वेराइटीज के इमेजेस नकाशी किए गए थे, एनग्रेव किए गए थे, बनाए गए थे। इन वन ऑफ देम ही इज सीन प्लेइंग द वीणा, और एक में ऐसा दिखा रहा था कि जो राजा है, जो किंग है समुद्रगुप्ता, उन्होंने क्या कर रखा है, वीणा बजा रहे हैं। हिज नेम समुद्रगुप्त इज एनग्रेव ऑन इट, और उनके जो कॉइन है उसके ऊपर समुद्रगुप्ता लिखा हुआ था। ये कॉइन दोनों साइड, ये वीणा बजाते हुए, ठीक है। Chandragupta II. After Samudragupta, his son Chandragupta II ascended the throne. अब समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे, चंद्रगुप्त सेकेंड, और समुद्रगुप्त किसके बेटे थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे, उन्होंने सिंहासन, वो सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने सिंहासन की जिम्मेदारी ली थी। He extended the Gupta Empire toward the northwest. उन्होंने गुप्ता एम्पायर को कहाँ एक्सटेंड किया, नॉर्थ वेस्ट में। ही ऑल्सो वॉन, ये कौन से स्टेट जीते थे, मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र। He established good relation with the powerful Vakatak rulers in the south by giving his daughter Prabhavati in marriage to Rudrasen II. अब इन्होंने एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश किया था पावरफुल रूलर्स जे वकटक, कहा, किस रीजन में, साउथ के रीजन में। कैसे एस्टेब्लिश किया था, उन्होंने अपने बेटी को, दैट इज प्रभावती को, प्रभावती की शादी वकटक के जो बेटे हो गए या राजकुमार हो गए उनसे की थी, जिनका नाम था रुद्रसेन सेकेंड। देयर इज एन आयरन पिलर एट मेहरौली नियर दिल्ली। अब दिल्ली के नियर एक रीजन है मेहरौली, वहां पर आयरन पिलर है। इट हैज नॉट रस्टेड इवन इन द कोर्स ऑफ लास्ट 1500 ईयर, और वो अभी तक रस्ट नहीं हुआ है, उसको अभी तक जंग नहीं लगा है। It is an excellent specimen of metallurgical skill of ancient Indian people. और ये एक बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट स्पेसिमेन माना जाता है, किसका, मेटलर्जिकल स्किल का, जो कि प्राचीन भारतीय लोगों में थी। अब मेटलर्जिकल स्किल मतलब क्या, तो मेटलर्जी ये एक धातु विज्ञान से संबंधित चीज़ है, मतलब मेटल साइंस से संबंधित चीज़ है, जिनका एंशियंट इंडिया के पीपल को बहुत ज़्यादा नॉलेज था, और इसी वजह से आज तक 1500 ईयर्स हो गए हैं, आज तक वो आयरन पिलर को जंग नहीं लगा। द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर बियर द नेम ऑफ द किंग कॉल्ड चंद्र। अब उस पिलर में नाम है चंद्र। इट इज ऑन दिस बेसिस दैट द आयरन पिलर इज अज्यूम टू बी ऑफ द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, और इसीलिए ये अज्यूम किया जाता है, इसीलिए ये अज्यूम किया जाता है कि जो आयरन पिलर है
वो है चंद्रगुप्त सेकंड के काल का। In this period, the Bauddha Bhikkhu Fa Hin came to India from China. और इस पीरियड में जो बौद्ध भिक्खु थे, क्या नाम था? फा हिन। ये आए थे इंडिया में। कहाँ से? चाइना से। He has written an account of his travel in India. इन्होंने ट्रैवल के बारे में अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने जब इंडिया में ट्रैवल किया था उसके बारे में लिखा था। From his writing we learn about the efficient administration of Gupta Empire। और उन्हीं के राइटिंग से हम ये जान सके हैं कि किस तरीके से गुप्ता एम्पायर ने एक कुशल प्रशासन किया था भारत में। कुछ डू यू नो पढ़ लेते हैं। The Chinese traveler Fa Hin came to India during the reign of Chandragupta II। अब जो चाइनीज ट्रैवल है फा हिन, वो आए थे इंडिया में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में या चंद्रगुप्त सेकंड के शासन में। इन हिज ट्रैवलॉग ही हैज डिस्क्राइब्ड द सोशल लाइफ ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा था, क्या लिखा था, क्या डिस्क्राइब किया था? सोशल लाइफ डिस्क्राइब किया था गुप्ता पीरियड की। ही से दैट इंडियन सिटीज आर बिग एंड प्रॉस्परस। उन्होंने बताया था कि जो भारतीय सिटीज है, भारतीय शहर है, ये बहुत बिग है और बहुत समृद्ध है, हर चीज से भरे पूरे हैं। There are several guest houses for travelers and also several charitable organizations। यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउसेस भी है, किसके लिए? यात्रियों के लिए। और कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी है। The city has hospital where the poor get medical treatment free of charge। अब शहरों में हॉस्पिटल्स भी है जहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं बिना किसी चार्ज के, मतलब फ्री में। There are great vihars and temples। यहाँ पर विहार्स है, टेम्पल्स है। Peoples are free to choose any occupation। पीपल को ऐसे नहीं बोला जाता कि आपको यही करना होगा, वो फ्री है, वो कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। They move about freely, there are no restriction on their movement। वो फ्रीली कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उनके मूवमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स आर पेड देयर सैलरीज रेगुलरली। अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो गवर्नमेंट सोल्जर्स है, उन्हें सैलरीज दी जाती है हर महीने या जैसे भी रेगुलरली दी जाती है। पीपल डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल और कमिट वायलेंस। लोग शराब या कोई भी ऐसे अल्कोहलिक चीज का कंजप्शन नहीं करते और ना ही वायलेंस कमिट करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता रूल इज कंडक्टेड इन अ प्रॉपर एंड इफिशिएंट मैनर। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है गुप्ता रूल में वो बहुत ही इफिशिएंटली हो रहा है, बहुत ही इफिशिएंट मैनर में हो रहा है। ये लिखा था चाइनीज ट्रैवलर फा हिन ने। अब हम देखते हैं वर्धन डायनेस्टी। With the decline of Gupta power, many states emerged in North India। अब जैसे जैसे धीरे धीरे गुप्ता पावर डिक्लाइन होने लगी तो बहुत सारे स्टेट्स उभरने लगे नॉर्थ इंडिया में। द वर्धन डायनेस्टी वॉज वन ऑफ देम। और उसमें से एक वर्धन डायनेस्टी भी थी। प्रभाकर वर्धन वॉज द किंग ऑफ थानेश्वर नियर दिल्ली। जो प्रभाकर वर्धन है ये किंग थे किसके? थानेश्वर के, जो कि दिल्ली के पास है। द वर्धन डायनेस्टी बिकेम पावरफुल ड्यूरिंग हिज रेंज। अब प्रभाकर के शासनकाल में जो वर्धन डायनेस्टी थी वो पावरफुल होने लगी। His son Harshvardhan expanded the Vardhan Empire up to Nepal in north, up to the river Narmada in the south, Assam in the east and Gujarat in the east। अब वर्धन के बेटे थे हर्षवर्धन, इन्होंने एक्सपांड किया था वर्धन साम्राज्य को नेपाल तक नॉर्थ में, साउथ में नर्मदा रिवर तक, ईस्ट में असम तक और वेस्ट में गुजरात तक। He had cordial relation with राजा भास्कर वर्मन ऑफ कमररूप, दैट इज एंशियंट असम। इनके बहुत मित्रता पूर्वक संबंध थे राजा भास्कर वर्मन के साथ, जो कि राजा थे कमररूप के, जो कि एंशियंट असम था।
He had also established friendly relationship with Emperor of China and even sent his ambassador to the Chinese court. और इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन स्थापित किया था चाइना के सम्राट के साथ और वहां पर राजदूत भी भेजा था चाइनीज कोर्ट में. द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर वॉज कन्नौज. अब हर्षवर्धन एम्पायर के हर्षवर्धन साम्राज्य की कैपिटल थी कन्नौज. ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज रेंज. अब इनके शासनकाल में ट्रेड व्यापार को क्या दिया गया, महत्व दिया गया और इनके राज्य में बहुत ज़्यादा ये डेवलप भी हुआ. ही स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ हिज रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. अब जो टैक्स ये लेते थे लोगों से, वो टैक्स का आधे से ज़्यादा हिस्सा ये पीपल के वेलफेयर में, पीपल के जन कल्याण के लिए स्पेंड करते थे. एवरी 5 year he would distribute all his wealth amongst the people. हर 5 साल में ये अपनी सारी वेल्थ, अपनी सारी संपत्ति पीपल लोगों में बांट देते थे. द कोर्ट पोएट भानभट्ट रॉट हर्षचरित, a biography of एम्पेरर हर्षवर्धन. अब जो पोएट थे भानभट्ट, उन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी. ये एक बायोग्राफी थी एम्पेरर हर्षवर्धन के ऊपर. दिस टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन. ये जो टेक्स्ट है हर्षचरित, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है, जानकारी देती है हर्षवर्धन के जीवन और उनके अचीवमेंट के बारे में. हर्षवर्धन had become follower of Buddhism but gave generous patronage to other religion. अब हर्षवर्धन जो थे वो बुद्धिज्म के फॉलोवर थे, वो बुद्धिज्म के फॉलोवर बने, बट उन्होंने बहुत ही खुले दिल से सारे धर्मों को भी सहयोग किया था, सारे धर्मों को भी अपनाया था. He wrote 3 संस्कृत प्ले. इन्होंने 3 संस्कृत प्ले लिखा था, 3 संस्कृत नाटक लिखा था. रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका. The Buddhist bhikkhu Yuanzhang had come to India from China during his reign. अब बुद्धिस्ट भिक्खु थे योंगचांग, ये इनके राज्यकाल में चाइना से इंडिया आए थे. He travel all part of India. इन्होंने इंडिया का सारा पार्ट ट्रैवल किया था. He stay at the नालंदा यूनिवर्सिटी for 2 years. 2 साल तक ये रहे थे नालंदा यूनिवर्सिटी में. On returning to his homeland, he translated many Buddhist manuscript into Chinese. इन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट को चाइनीज में ट्रांसलेट किया था. योंगचांग ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया. योंगचांग जो थे इन्होंने सारे इंडिया में ट्रैवल किया था. ही हैज वर्ड ऑफ प्रेज फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र. He write, the people of Maharashtra are a proud people. They never forget a favor done to them, but they do not spare anyone who insult them. अब जो पीपल है महाराष्ट्र के, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपने आप पे, बट वो कभी नहीं भूलते जिन्होंने उन्हें साथ दिया है, और वो कभी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ते जिन्होंने उनकी इंसल्ट की है. They will help another in distress without a care even for their own life. वो हेल्प करेंगे आपकी बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, चाहे उनकी जान भी चले जाए. बट दे डू नॉट हार्म एनीवन हु टेक्स रिफ्यूज विद देम. बट कोई भी किसी को भी वो हार्म नहीं करेंगे जो उनके शरण में जाता है. दिस इज द नालंदा यूनिवर्सिटी. नाउ पावर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सी पावर थी? A story in Mahabharata tells us the marriage of Arjun and Ulupi. महाभारत की स्टोरी जो है वो बताती है मैरिज अर्जुन और उलूपी के बीच. द प्रिंसेस ऑफ मणिपुर स्टेट इन ईस्ट इंडिया. जो प्रिंसेस थी ईस्ट इंडिया के मणिपुर स्टेट की. द स्टेट ऑफ कामरूप इमर्ज इन द 4th century CE. जो स्टेट थी कामरूप वो बनी थी 4th century CE में. इट वॉज एस्टेब्लिश बाय पुष्यवर्मन. ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? पुष्यवर्मन के द्वारा. हिज नेम हैज बीन मेंशन इन द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त एट अलाहाबाद. इनका नेम लिखा गया था पिलर इंस्क्रिप्शन में, समुद्रगुप्त के पिलर इंस्क्रिप्शन में इनका नाम मेंशन किया गया था जो कि अलाहाबाद में है. मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ कामरूप किंग्स आर अवेलेबल.
कामरूप किंग्स के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे लेखिक जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है, वो उपलब्ध है। द एपिक महाभारत एंड रामायणा यूज द नेम प्रगज्योतिष फॉर कामरूप। अब महाभारत और रामायण में प्रगज्योतिष लिखा गया है कामरूप के अलावा, लाइक कामरूप को ही प्रज्ञज्योतिष का नाम दिया गया है। द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट वॉज प्रज्ञज्योतिषपुर, और उसकी जो कैपिटल थी वो थी प्रज्ञज्योतिषपुर। टुडे वी नो इट एज द सिटी ऑफ गुवाहाटी इन असम, और आज हम उसे गुवाहाटी के नाम से जानते हैं जो कि असम में है। इन द बुक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो कामरूप इज मेंशन एज किरहादिया और द रीजन ऑफ किरत पीपल। अब एक बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, वहां पे कामरूप का मेंशन किया गया है किरहदिया के रूप में, या द रीजन ऑफ द किरात पीपल। द कामरूप किंगडम एक्सटेंडेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, भूटान, सम पार्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। अब जो कामरूप राज्य है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ? ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन तक, भूटान तक, और कुछ बंगाल और बिहार के पार्ट तक। ड्यूरिंग द रेंज ऑफ किंग भास्कर वर्मन, अब भास्कर वर्मन के शासनकाल में योंगचांग हैड विजिटेड कामरूप, योंगचांग ने कामरूप में विजिट किया था, कामरूप में पहुंचे थे। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द डिफरेंट किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। इस चैप्टर में हमने अलग अलग किंगडम के बारे में पढ़ा जो नॉर्थ इंडिया में थे, इमर्ज हुए थे मौर्य एम्पायर के बाद। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट द सिचुएशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हमने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में भी देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम परिचित होंगे साउथ किंगडम के बारे में, सेम पीरियड के। सो ये चैप्टर यहीं पे होता है क्लोज। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई डाउट है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।